गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्बी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, आज अपने इस चैनल पे एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेके मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ और इसका शीर्षक मैंने रखा है रक्षाबंधन। तो देखिए कैसा लगता है। अक्षरा देखने में खूबसूरत, पढ़ी लिखी, समझदार लड़की थी, पर वही मिडिल क्लास का रोना। उसने संगीत की बहुत अच्छी शिक्षा ली थी, काफी मेहनती भी थी, पर कहीं काम नहीं मिला था। लीड रोल तो छोड़ो, साथ में यानी कोरस में भी गाने का मौका इक्का दुक्का ही मिला था। मजबूरन उसने क्या क्या काम नहीं किए, कभी साफ सफाई, कभी वेटर का काम, तो कभी होटल के किचन में हेल्पर का काम। आजकल तो होटल में एक नया दौर चला है, संगीत और म्यूजिक के साथ साथ गाने का भी प्रोग्राम होता रहता है। अक्षरा जिस होटल में काम करती थी उसका नाम मधुसूदन था। अक्षरा वहाँ 1 साल से काम कर रही थी। अक्षरा उस होटल में वेटर का काम करती थी। एक दिन उस होटल में क्लासिकल प्रोग्राम हो रहे थे कि अचानक गायिका की तबीयत खराब हो गई। कस्टमर काफी दुखी हो गए। तभी अक्षरा ने माइक संभाला और समा बांध दिया। होटल वंस मोर की आवाज से गूंज उठा। अक्षरा ने होटल की इज्जत बचा ली थी। मैनेजर ने कहा कि इतनी टैलेंटेड हो और हमें पता भी नहीं था। अक्षरा ने कहा, मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहती, इसलिए कभी नहीं बताया। मेरी वजह से अगर मैडम की नौकरी चली जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मिडिल क्लास के लिए नौकरी क्या होती है ये मुझसे ज्यादा भला कौन जान सकता है। मैनेजर ने कहा कि मैं मालिक से बात करके देखता हूँ। फिर मालिक ने दोनों को काम पे रख लिया था। अक्षरा बहुत खुश हो गई थी। उसकी तनख्वाह सीधे 5 गुना बढ़ गई थी। पर इस नौकरी में एक दिक्कत थी। वेटर की नौकरी में उसे 8-9 बजे तक छुट्टी मिल जाती थी। बाकी देर रात तक के लिए बॉयज वेटर ही होटल में रहते थे। इस सिंगिंग के काम में जोखिम था। रात के 2 बजे तक उसे रुकना था। रात के 2 बजे तक सुन के ही अक्षरा डर गई। पता नहीं घर पे सभी मानेंगे या नहीं। अक्षरा के पिताजी बैंक में क्लर्क थे। नौकरी में रहते हुए ही बड़ी बेटी की शादी कर दी थी, वरना आज जो घर की स्थिति थी वो भी अक्षरा की ही तरह घर पे ही कुमारी बैठी रह जाती। अक्षरा कुछ उम्र पे हुई थी। बेटे ने बाप के सारे पैसे खुद पे ये कह के खर्च कर डाले थे कि अक्षरा की सारी जिम्मेदारी वो खुद ही उठाएगा। अक्षरा बचपन से ही गाती थी, इसलिए उसके पापा ने उसे संगीत की पूरी शिक्षा दिलवाई थी। अक्षरा की आवाज भी काफी मीठी थी। उसने कई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया था, पर तकदीर ने साथ नहीं दिया था। 2-4 बार स्टेज प्रोग्राम में भी गाने का मौका मिला था, पर वो भी कोरस में। मजबूरन उसने होटल के वेटर की नौकरी पकड़ ली थी। अक्षरा काफी मेहनती थी। होटल उसका 3 बजे खुलता था, पर उन लोगों को 1 बजे ही आना होता था। छुट्टी 8-9 बजे मिलती थी। घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज जाते थे। अक्षरा सवेरे सवेरे रियाज करने के बाद कुछ बच्चों को संगीत के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाती थी। उससे भी उसकी कुछ थोड़ी सी कमाई हो जाती थी। अक्षरा सिंगर की नौकरी मिलने से बहुत ही खुश हो गई थी, पर उसके मन में ढेरों उथल पुथल मच रहे थे। रात के 2 बजे तक यहीं रहूंगी, कब घर पहुंचूंगी, कब सोऊंगी, कब रियाज कैसे रियाज करूंगी, बच्चों का ट्यूशन भी छूट जाएगा। वो मन ही मन हिसाब लगा रही थी। जब पैसों का पलड़ा भारी दिखा, यानी जितना वो वेटर की नौकरी और ट्यूशन दोनों मिला करके कमा रही थी, ये पैसे उन पैसों से अब भी तिगुने थे। तब उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। किसी न किसी तरह घर वालों को मना ही लूंगी। 3 बजे तक सो जाऊंगी तो 7 बजे उठकर रियाज कर लूंगी। नींद का क्या है, 1-2 घंटा बाद में भी सो सकती हूँ। घर में जब उसने अपने नई नौकरी और 5 गुने तनख्वाह की बात की तो सभी खुश हो गए। बस पिताजी को बातें चुभ गई। बंद करो तुम लोग ये हंसी और खुशी, दिमाग ठिकाने है कि नहीं। रात के 2 बजे से छुट्टी मिलेगी और कभी कभी इससे भी ज्यादा देर हो सकती है। सवेरे घर आएगी, दिन भर हो हल्ला में इसकी नींद पूरी नहीं होगी, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, ना रियाज कर पाएगी, ना अपनी क्लासेस ले पाएगी। इन सब की बात तो छोड़ो, सबसे बड़ी बात है कि रात के 2 बजे घर कैसे आएगी। होटल यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। 9-10 बजे तक भी आती है तो चलता है, बड़ा शहर है। देर रात तक लोग काम करते हैं, ट्रैफिक भी रहता है, बस और टेम्पो भी मिल जाते हैं। पर 11-12 बजते बजते सड़क बिल्कुल शांत हो जाता है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। होटल वाली बात है, पता नहीं किस तरह के लोग आते जाते होंगे। टैक्सी टेम्पो माना जाना सुरक्षित नहीं है, नित नए कांड होते रहते हैं। एक तो बेटी की कमाई खा रहे हैं,
अब रात भर इसे बाहर भी रखे, लाज शर्म कुछ बचा है तुम लोगों में? दुनिया समाज की किस कुछ फिक्र भी है? लोग क्या कहेंगे? ऐसे ही इतना कुछ सुनाते हैं ना बाबा ना, मुझ में और ज्यादा सुनने की ताकत नहीं है। एक तो इस नालायक पे भरोसा करके रिटायर के सारे पैसे इस पे झोंक दिए, अब अक्षरा की शादी करना तो दूर, ये निकम्मा इसके पैसों पे जी रहा है। अरे जी क्या रहा है, जो बन के इसका खून चूस रहा है। अपना पेट भरने की औकात नहीं बाबू साहब को और दो पैदा करके रख दिए, वो भी इस अक्षरा के भरोसे। अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग, बेटी की कमाई खा रहे हो, उसकी शादी नहीं कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? राधे श्याम फुट फुट के रो पड़ा। ये भाई है निकम्मा निठल्ला, देखो कैसे खुश हो रहा है, बेशरम कहीं का। भाई रक्षा करता है, बहन की डोली को कंधा देता है, पर ये तो इसकी अर्थी का इंतजाम कर रहा है। नीलम देवी शीर्षक पड़ी, शुभ बोलिए ना, क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? राधे श्याम फट पड़ा, तुम तो रहने ही दो, ये तुम्हारे ही प्यार का नतीजा है। 2 बेटी 1 बेटा, पलड़ा भारी था इसका, क्यों? बहुत भरोसा था ना तुम्हें इस पे, देख लिया, भरोसा करके एक एक करके सारे पैसे दे दिए। क्या कहा था तुमने? अब आपकी जिम्मेदारी खत्म, इसकी शुरू। ये जिम्मेदारी निभा रहा है, क्यों? अरे पेंशन नहीं होता तब तक मर खप गए होते हम लोग। बिजनेस का के 4 बार धंधा किया, सब चौपट कर दिया। किसी तरह विनती प्रार्थना करके ये नौकरी लगवाई है, उसमें भी 15 दिन जाता है, बाकी 15 दिन दारू पी कर गटर में पड़ा रहता है। जो पैसा मिलता है उसका दारू पी जाता है। आज तक 1 भी रुपया तुम्हारे हाथ में दिया है? कह दो अपने सजादे से घर छोड़कर चला जाए और अपने बच्चों को भी साथ ले जाए। पैदा करे ये, पाले पोसे खिलाए पढ़ाए मेरी बेटी, क्यों? ठेका लिया है क्या इसने? और इसकी पत्नी पति को समझाए, पढ़ी लिखी है, कुछ कमाए, अपने बच्चों की परवरिश में हाथ बटाए, सो नहीं लड़ झगड़ कर महीने के 15 दिन मायके में ही पड़ी रहती है, वो भी महारानी बच्चों को तुम्हारे भरोसे छोड़ जाती है। बाहरे बेटा और बाहरे बहू। इस 60 साल की उम्र में सुबह से शाम तक खटती रहती हो, घर में पिसती रहती हो, नाश्ता खाना टिफिन खाना बनाओ, बच्चों को पालो, घर संभालो, और ये महाशय ऐश करे, क्यों? इनका जन्म तो ऐश करने के लिए हुआ है ना। माफ कर दे नीला, माफ कर दे, कोई सुख नहीं दे पाया तुम्हें। पहले सास जेठानी की गाली सुनती रही, नंदों को संभाला, उसकी शादी ब्याह में अपने जेवर तक दे दिए। थोड़ा कुछ जो बचा था बड़ी बेटी की जिम्मेदारी निभाने में निभ गई। बेचारी अक्षरा इतने दिन बाद हुई तो इसमें इसकी क्या गलती? कुछ भी नहीं बचा है इसके लिए। अरे इसके लिए कुछ करना तो छोड़ो, ये पूरा परिवार संभाल रही है। शर्म आती है मुझे, मर क्यों नहीं जाता मैं? जिस उम्र में तुझे बैठ के 2 रोटी खानी चाहिए, उस उम्र में तुम गधा मजदूरी कर रही हो। अरे कितना गुस्सा कीजिएगा, चुप हो जाइए पापा, बस कीजिए, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है आपका, आप दवाई खा के सो जाइए। गलती मेरी है, मुझे नौकरी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी, कल मैं मना कर दूंगी। राधे श्याम का गुस्सा साथ में आसमान पे था, चुप ही नहीं हो रहे थे, फिर बोल पड़े, देख मैं तो अब मरूंगा ही, मेरे मरने के बाद माँ को एक अच्छे से वृद्धाश्रम में डाल देना, आधा पेंशन मिलेगा, इसके लिए काफी होगा। और तू अपने लिए खुद मैरिज ब्यूरो में लड़का ढूंढ जिसे दहेज नहीं चाहिए, कोर्ट मैरिज कर, अपना घर बसा। चाल का ये घर दे देना इसे, फिर ये जाने और इसकी पत्नी कि अपना क्या करना और अपने बच्चों का क्या करना है। तुम नौकरी के लिए मना कर दे। जी पापा। बड़ी मुश्किल से अक्षरा ने उन्हें दवाई खिलाई, थोड़ी देर में वो कमरे में जाके सो गए। ये पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि राधे श्याम को ये गुस्से का पैनिक अटैक कई बार आ चुका था। डॉक्टर अक्सर कहते शांत रहिए, गुस्सा कम कीजिए, वरना ब्रेन हेमरेज हो सकता है। पर घर की परिस्थिति यूं बन जाती कि राधे श्याम को गुस्सा आ ही जाता। आखिर करते भी तो क्या? एक बूढ़े रिटायर बाप जो ठहरे। महीने पूरे होने में 7 दिन बचे थे। अक्षरा ने कहा, सर मुझे सोचने का वक्त दीजिए, इन 7 दिनों में घर में सबों को मना लूंगी। अक्षरा ने नित्या मैडम से बात की। मैडम आप इतनी रात को घर अकेले कैसे जाती हैं? नित्या मैडम ने कहा, मेरा घर तो रोड के उस पार ही है, सामने वाली गली में 3रा मकान, कभी जरूरत पड़े तो आना। वो क्या है ना कि बेटा बहू विदेश में सेटल हो गए हैं, इनकी डेथ हो गई है, पैसों की दिक्कत थी इसलिए यहाँ ज्वाइन कर लिया है। मैंने कुछ फिल्मों में भी गाया है इसलिए आसानी से काम मिल गया यहाँ। अब क्या कहूँ, तुम तो समझ सकती हो। अक्षरा ने गहरी सांसें भरी, मन में सोचा, एक दादा ही नहीं ढेरों कुपुत्र है दुनिया में, मतलब ये भी दुखी हैं मेरी तरह। हाँ अमीर हैं, रहने को घर है, पर पैसे तो चाहिए ही जीने के लिए। बगल में रहती है, सभी जानते होंगे, फिर उम्र भी हो चली है इनकी, पर मैं तो जवान हूँ, रात के 2 बजे घर कैसे जाऊंगी? ऊपर से 7 किलोमीटर दूर है, नजदीक होता तो कुछ हो भी सकता था। मैनेजर ने पूछा, क्या हुआ अक्षरा, क्या डिसीजन लिया? परसों 1 तारीख है। अक्षरा ने कहा, सर नौकरी तो मन लायक है, पैसे भी अच्छे मिलेंगे,
पर मैं यहाँ से 7 किलोमीटर दूर बपोदरा चौल में रहती हूँ। बस वही एक दिक्कत है रात में जाने की। मैनेजर ने कहा ठीक है, मैं मालिक से बात करके देखता हूँ, अगर कुछ हो सकता है तो। अक्षरा खुश हो गई। जी ठीक है। मालिक ने कहा उस दिन देखा नहीं, पब्लिक कितना खुश हो रही थी, वंस मोर कर रही थी। नित्या मैडम अच्छी है, पुरानी है, किस्मत की मारी है, हम उन्हें नहीं हटाएंगे, पर ये जवान है, खूबसूरत है, अगर काम के लिए हाँ करती है तो अच्छी कमाई हो जाएगी। तुम ऐसा करो, उससे कहो होटल की गाड़ी उसे रात में घर छोड़ने के लिए चली जाएगी। क्या? पर सर, अरे तुम कहो तो सही, तुम कुछ नहीं समझते, बॉन्ड पेपर भरवा लेना। जी। अक्षरा खुश हो गई। क्या सच में? हाँ, सर ने कहा है। ठीक है, फिर मैं तैयार हूँ, घर में बातें कर लेती हूँ, कल महीने की अंतिम तारीख है, हिसाब किताब भी क्लियर रहेगा। हाँ ठीक है। राधे श्याम तो तैयार ही नहीं हो रहे थे, पर नीलम के काफी समझाने पे कि उसने संगीत की शिक्षा ली है, उसका मन लगेगा, अपने मन लायक काम करने में उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, धीरे धीरे लोग उसको जानने पहचानने लगेंगे, हो सकता है उसे फिल्मों में भी गाने का अवसर मिल जाए। उसके उज्जवल भविष्य के बारे में तो सोचिए, फिर गाड़ी तो आएगी ही ना उसे घर तक छोड़ने के लिए, पैसे भी देखिए कितने मिल रहे हैं, वो अपने लिए भी कुछ जोड़ सकती है। राधे श्याम चाहते तो नहीं थे, पर घर की बिगड़ती हालत और अक्षरा के उज्जवल भविष्य का सोच करके राधे श्याम तैयार हो गए थे। अक्षरा ने काम पकड़ लिया था, गाड़ी घर तक छोड़ने आती थी। राधे श्याम को संतोष हो गया था, पूरे 1 महीने में 10 गुना कमाई हुई थी होटल के मालिक की। पर वो कहते हैं ना कि लोभ का पेट तो कभी भरता ही नहीं। महीना पूरा होते ही पगार से पूरे 30,000 रुपये काट लिए गए। अक्षरा ने कहा, ये क्या सर, आपने तो 1.5 लाख रुपये महीने का कहा था। मैनेजर ने कहा तो था, पर गाड़ी जो तुम्हें छोड़ने जाती है उसे आने जाने में पेट्रोल तो जलता है ना। पर सर, वो तो आपने ही कहा था कि मालिक मान गए हैं। हाँ मान गए हैं, पर पेट्रोल तुम्हारा लगेगा। क्यों मैडम? क्या इतने सारे पैसों का पेट्रोल लग जाएगा? जी हाँ। तब छोड़ दीजिए, मुझे नहीं काम करना, मुझे मेरी बेटर की नौकरी ही वापस दे दीजिए, उसकी बहाली हो चुकी है, वो सीट अब खाली नहीं है। फिर तुमने 5 साल का बॉन्ड भी भरा है, नौकरी छोड़ नहीं सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। हाँ, अगर तुम अपना घर जाने का इंतजाम कर लो तो पैसे नहीं कटेंगे, पूरे 1.5 लाख ही मिलेंगे। सोच लो, मरता क्या न करता। अक्षरा ने ट्यूशन भी छोड़ दिया था, बेटर की नौकरी भी नहीं मिलने वाली थी, ऊपर से ये बॉन्ड की धमकी। दादा तो 1 पैसा भी नहीं देता, पापा का पेंशन तो घर खर्च में ही खत्म हो जाता है। बच्चों का स्कूल फीस, किताब, कॉपी, ट्यूशन, बस, कपड़े, जूते, दवाई, पर्व, त्योहार सभी तो उसे ही पूरे करने पड़ते हैं। ऊपर से ये भाभी मायके आने जाने का भाड़ा भी मुझसे ही वसूलती है, और भाई तो मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और कमाई दारू पे खर्च करता है। अब क्या करूं मैं तो फंस गई। मजबूरन अक्षरा ने नौकरी कंटिन्यू करने की सोची। उसे टेम्पू मिल तो जाती थी, पर बहुत देर बाहर खड़े रहने के बाद लोग उसे घूरते, गंदी संदी बातें करते, कभी कभी छेड़खानी पर भी उतर आते। अक्षरा की आंखें डबडबा जाती, वो खून का घूंट पी के रह जाती। टेम्पू से जाने पर भी उसे मात्र 5,000 रुपये ही महीने के लगते थे, जबकि होटल वाले 30,000 मांग रहे थे। इसलिए वो घाटा का सौदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने हिम्मत से काम लिया था। अपने डर पे काबू रखने की भरसक कोशिश करती थी, अपनी सुरक्षा के लिए स्प्रे वगैरह भी पर्स में रखती थी। अक्षरा ने बिल्कुल मन बना लिया था कि वो जॉब करेगी और पैसे सेव करेगी। राधे श्याम तो सो जाते थे दवाई खा के, क्योंकि वो तो जान रहे थे कि बिटिया तो सुरक्षित है, होटल की गाड़ी से आती है। पर जवान बेटी जब तक घर न पहुँचे, भला बूढ़ी माँ कैसे सोए। 2-4 दिन में ही नीलम देवी को सारी बातें पता चल गई थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ, 30,000 कम भी देंगे तो तू रिस्क मत ले बेटा। पर अक्षरा ने बड़ी सफाई से गोल गोल बातें करके माँ को फुसला दिया था। माँ, पूरे 25,000 ज्यादा मांग रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है। तुम सोचो, इस 25,000 में हम क्या क्या कर सकते हैं। बेटा, बड़ा शहर है, डर लगता है, एक तो तू लड़की है,
हम मजबूर हैं तेरी कमाई खाने को, पर इस तरह रोज देर रात घर आना लोग बातें बनाएंगे। भगवान ना करे अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो लोग को क्या मुंह दिखाएंगे। बस करो मम्मी, तुम्हें कब से लोगों की फिक्र होने लगी। तुम तो ऐसी बातें मत करो, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो मानो मैं पार्टी करने जाती हूँ। सॉरी बेटा। नीलम देवी सिसक पड़ी। वो जान रही थी उसके अंधे प्यार के कारण ही आज घर इस कगार पे है। उसके पुत्र मोह ने आज उसे कहीं का नहीं रखा था। उसने एक नहीं 1000 गलतियां छुपाई थी अपने बेटे की, जिसका नतीजा ये निकला था कि वो खुद तो बर्बाद हो ही चुका था, साथ में घर वाले भी पिस रहे थे। अक्षरा नौकरी करने को विवश थी और नीलम देवी सत्य छुपाने को। दोनों माँ बेटी ने राधे श्याम को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी थी कि अक्षरा नौकरी कंटिन्यू कर रही है, नौकरी पे जा रही है और अक्षरा रात में अकेले टेम्पू से घर आ रही है। होटल के सामने ही रोड के उस पार एक काफी बड़ी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती थी। यहाँ तीनों शिफ्ट काम चलता था, सुबह 2 बजे से दिन के 10 बजे तक, 10 बजे से शाम 6 बजे तक और फिर 6 बजे से रात के 2 बजे तक। उस वक्त एम्प्लॉय आते जाते थे तो थोड़ी चहल पहल रहती थी, पर अधिकतर फैक्ट्री के बस से ही या अपनी सवारी से ही निकल जाते थे। कुछ ही लोग टेम्पू से आते जाते थे। टेम्पू भी 10-12 ही देखने को मिलते। अक्षरा को काफी दिक्कतें हो रही थी। वो ढेरों परेशानियों से जूझ रही थी, पर उसने अपना हौसला टूटने नहीं दिया था। वो बिल्कुल अलर्ट रहती और माहौल को इग्नोर करती, और करती भी क्या, इसके सिवा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। नीलम देवी फोन पे बनी रहती, फोन पे बातें करती रहती। भगवान की कृपा से दिन जैसे तैसे कट रहे थे। अक्षरा सोचती काश ये 3 घंटा होटल में ही रुकने को मिल जाते तो कितना अच्छा होता। वो सवेरे ही घर आती तो होटल बंद हो जाते थे। यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, मात्र खाना पीना ही मिलता था। 2 महीने और जैसे तैसे अक्षरा ने वहाँ काम करके निकाल लिए थे। अक्षरा को काफी दिक्कतें हो रही थी, पर वो करती भी तो क्या। वो बॉन्ड भर के बॉन्ड के चक्कर में फंस गई थी। होटल वाले ने उसे धोखा दिया था, उसे मूर्ख बना करके बॉन्ड साइन कर लिया था और उसे इस बात की भनक लगी भी थी। तो पहली तनख्वाह मिलने के बाद इधर अक्षरा देखती कि 2 आदमी बाइक लेके फैक्ट्री के पास खड़े रहते हैं और उसे ही देखते रहते हैं। जब तक कि वो टेम्पू पे बैठ नहीं जाती वो भी नहीं निकलते। कभी कदार उसे छेड़ने वालों से उसे लड़ते भी देखा था, पर अक्षरा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। पर इधर कुछ दिनों से वो नोटिस कर रही थी कि वो दोनों बाइकर उसका घर तक पीछा करते हैं और उसके घर पे उतरने के बाद ही वो आगे बढ़ जाते हैं। अक्षरा डर तो बहुत जाती थी, पर अभी तक उन लोगों से उसे कोई खतरा नहीं हुआ था। अक्षरा अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती, डर को खुद पे हावी नहीं होने देती। अक्षरा बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। इधर 1 महीने से अक्षरा देख रही थी कि सेम टेम्पू वाला उसे घर छोड़ने आ जाता है। पहले पहल उसने इस पे ध्यान नहीं दिया, सोची ये इसका काम है, जानता है मैं यहाँ रोज मिलती हूँ इसलिए आ जाता है। शुरू में वो उससे कोई बात भी नहीं करती थी, फिर इक्का दुक्का बातें होने लगी थी। एक दिन उसने देखा कि घर पे उतर जाने के बाद कि टेम्पू वाला उन दोनों लड़कों से कुछ बातें कर रहा है। वो चौंक पड़ी, क्या ये लोग मिले हुए हैं? दूसरे दिन अक्षरा उसके टेम्पू में बैठना ही नहीं चाह रही थी। टेम्पू वाला ने कहा जल्दी कीजिए मैडम। अक्षरा गुस्सा आ गई और गुस्सा करके बोलती है कि मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, तुम उन गुंडों से मिले हुए हो क्या? तो आप अजय भैया और विजय भैया को गुंडा समझ रही हैं? अरे मैडम वो दोनों हैं तो आप सुरक्षित हैं। कितनी बार गुंडों से लड़ाई की है आपकी खातिर। और हाँ, एक बात और, इस फैक्ट्री में शिफ्ट बदलता रहता है, पर जब से उन्होंने ये नोटिस किया है कि आप रोज इस वक्त घर जाती हैं तो दोनों ने रिक्वेस्ट करके अपनी नाइट शिफ्ट करवा ली है, वो भी पूरे महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर। और आप उसे गुंडा समझ रही हैं क्या? हाँ, और आप उसे गुंडा समझ रही हैं। आज टेम्पू की हड़ताल है, वही कल मुझे समझा रहे थे दोनों कि कुछ भी हो जाए तुम उसे लाने जरूर जाना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज दूसरी टेम्पू नहीं मिलने वाली,
जल्दी कीजिए, कहीं कोई देख ना ले। आज मैं अकेला हूँ, आज वो लोग भी ड्यूटी पे नहीं आए हैं क्या? हाँ, ओ तब चलो। एक सप्ताह तक अक्षरा ने देखा कि वो लोग नहीं दिख रहे हैं। टेम्पो वाले से पूछा तो वो लोग बोले कि उनके घर शादी है, वो वहीं गए हैं, यही पास में ही उनका गांव है। एक सप्ताह के बाद जब दोनों दिखे तो अक्षरा किसी बच्चे की तरह खुश हो गई, मानो उसका कोई हितैषी वापस आ गया हो। अब अक्षरा उन्हें देख करके खुश हो जाती थी, कभी कदार हाथ हिला देती, कभी मुस्कुरा भी देती। 10 दिन के बाद, क्या हुआ भैया, आज फिर उनकी छुट्टी है क्या? वो नहीं दिख रहे हैं? कुछ नहीं, आप चलिए। क्या बात है, इतनी तेजी से टेम्पू को क्यों भगा रहे हो? क्या हुआ? कुछ तो बात जरूर है, तुम कुछ छुपा रहे हो और इतनी तेजी से टेम्पू को क्यों भगा रहे हो? टेम्पू वाला चुप था और टेम्पू को स्पीड में भगाया जा रहा था। अक्षरा डर रही थी, लेकिन टेम्पू वाला उसे कुछ बता ही नहीं रहा था। अक्षरा बार बार टेम्पू वाला से पूछ रही थी कि क्या बात है, तुम टेम्पू को इतना क्यों भगा रहे हो? अंत में टेम्पू वाला बोला कि आप छुप के बैठिए, आप छुप जाइए। क्या? अक्षरा और भी डर गई। थोड़ी देर के बाद टेम्पू वाला बोलता है, आपका घर आ गया मैडम। क्या बात है, आज इस तरह से छुपा के क्यों लाए तुम मुझे? वो गुंडा पीछा कर रहे थे मैडम। क्या? हाँ, आज वो दोनों नहीं है ना, इसलिए। मतलब? कुछ नहीं, आप जाइए। मैं तो कहता हूँ आप भी कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए, जब तक कि वो लोग नहीं आ जाते। पता नहीं मैं अकेले कैसे सब संभालूंगा। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ तो तुम जरूर छुपा रहे हो। क्या बात है? हाँ मैडम, छुपा तो रहा हूँ, भैया ने मना किया था। दरअसल परसों रात में जब आपको घर छोड़कर मैं वापस जा रहा था तो दोनों भाई जख्मी सड़क पर मुझे पड़े मिले। उन गुंडों ने ही उनकी पिटाई की थी, फिर पुलिस के डर से भाग गए थे। मैंने दोनों भाई को अस्पताल में भर्ती करवाया। वो तो गनीमत है कि उन गुंडों को ये नहीं पता है कि मैं ही रोज आपको लेके जाता हूँ, वरना मुझे भी पीटते। मैं भैया के गांव का ही हूँ और यहाँ भी आसपास ही रहता हूँ। उन दोनों के कहने पर ही कि मुझे वहाँ तक की सवारी मिले ना मिले, मुझे आपको लेने जाना है, मैं रोज पहुँच जाता हूँ। हाँ, वो तो मैं देखती हूँ। कल शाम में आ जाना, हम हॉस्पिटल चलेंगे। ठीक है। दूसरे दिन जब अक्षरा शाम में हॉस्पिटल पहुंची और खोजते खोजते जब उसके रूम तक पहुंची, दूसरे दिन जब अक्षरा शाम में हॉस्पिटल पहुंची तो उन्हें डिस्चार्ज मिल गया था। भेंट नहीं हो पाई। अक्षरा ने कहा, अब तो ड्यूटी जाने की तैयारी करनी है, ऐसा करो कल सवेरे आ जाना, हम उनके घर ही चलेंगे। टेम्पू वाला बोला ठीक है। दूसरे दिन अक्षरा उसके घर ही पहुंच गई। दोनों के माथों पे पट्टी लगी थी, हाथों में चोट थी, पैरों में चोट थी। अरे मैडम आप? अक्षरा सिसक पड़ी। मैडम नहीं भैया, आपकी छोटी बहन हूँ। बहन? दोनों की आंखें डबडबा गई। हाथ आगे कीजिए, आज रक्षाबंधन है। अक्षरा ने दोनों को राखी बांधी, मुंह मीठा किया, फिर टेम्पू वाले से बोली, आप भी हाथ आगे कीजिए। क्या? हाँ, आप भी भैया से कम हो क्या? अक्षरा ने सबों की थाली लगा दी। मैं आप लोगों के लिए खाना बना के लाई हूँ, आप लोग खाना खाइए। तीनों खाना खाने लगे। तभी, तू यहाँ क्या कर रही है? तो बातें इतनी दूर तक पहुँच गई कि तू अपने यार से मिलने यहाँ तक आ गई। ये कौन है? ये मेरा बड़ा भाई है। क्या? दोनों एक साथ चीख पड़े। इसी के साथ तो लड़ाई हुई थी हमारी, पूरी चंडाल चौकड़ी को लेके आया था। क्या भैया, आपने इन्हें मारा? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। ये रोज तेरा पीछा करता है, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था, मैंने भी देखा था। छी छी भैया, एक बार मुझसे पूछा तो होता। ये क्या पूछेगा बहन, ये तो पापी है, पापी। वो रोज जो तुम्हें छेड़ता है ना, इसका ही यार है, सब के सब। छी,
ये भाई है तुम्हारा? ये सभी रोज साथ में दारू पीते हैं, गधा कहीं का, सुअर कहीं का। क्या? राधे श्याम ने एक चांटा कस के रसीद दिया। पापा आप यहाँ? चुप कमबख्त, तेरे ही पीछे पीछे आया था। अगर ये कमा के ना खिलाए तो तू तो इसे बेच भी दे। क्यों? तू भाई नहीं, भाई के नाम पे कलंक है, कलंक। अपने तो भाई का फर्ज कभी नहीं निभाया, ऊपर से बहन पे शक करता है जो इसका हितैषी बन गया है। अरे अच्छी तरह से पहचानता हूं तुम्हें। तू डर गया होगा कि अगर इसने शादी कर ली तो तेरे बच्चों को कौन पालेगा। क्यों? ठीक कराऊं ना? उस पे हाथ उठाता है जो इसका रक्षक है। इसे माफ कर दो बेटा तुम दोनों। कोई बात नहीं है अंकल, हम दोनों भाई यहाँ कमाने खाने आए हैं, लड़ाई झगड़ा करने नहीं। राधे श्याम ने कहा, तुम तीनों ही सही मायने में इसके भाई हो। और बेटा मुझे पता नहीं था तुम्हें होटल की गाड़ी छोड़ने नहीं आ रही है, वरना ये बूढ़ा बाप चैन की नींद नहीं सोता। कब की तुम्हारी नौकरी छुड़वा दी होती। ये तुम्हारा निकम्मा भाई उसी फैक्ट्री में काम करता है। ये चाहता तो इन दोनों की जिम्मेदारी खुद उठाता। जो इन लोगों ने किया है तुम्हारे लिए वो इसे करना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। तुम्हारे एक नहीं अब 3 भाई हैं। ये चाहता तो मैंने वर की नाइट ड्यूटी लेता, तेरे साथ घर आता, पर नहीं। इसे तो दारू पीने से और ऐश करने से ही फुर्सत नहीं है। इसे दारू पीने से और ऐश करने से फुर्सत मिले तब तो किसी के बारे में सोचे। मुझे माफ कर दे अक्षरा। उद्धव फुट फुट के रो पड़ा। पापा ठीक कर रहे हैं। आज रक्षाबंधन के दिन मैं वादा करता हूँ कि शराब को कभी हाथ ना लगाऊंगा और पूरे महीने इन दोनों की तरह ही रात की ड्यूटी करूंगा। उन बदमाशों से दोस्ती भी तोड़ दूंगा, आंखें निकाल लूंगा सालों की, अगर मेरी बहनों को छेड़ा तो। क्या? सच? बिल्कुल सच। अक्षरा उद्धव के गले लग सिसक पड़ी। भैया, मेरे अच्छे भैया, अब हम 1 से 3 हो गए, डरना नहीं। अरे 3 नहीं साहब, 3 नहीं 4, हम भी तो हैं। टेम्पो वाला बोल पड़ा। क्यों बहना? सही पकड़े हैं। सभी खुश हो गए। रक्षाबंधन का ये त्योहार अक्षरा के लिए ढेरों उपहार लेके आया था। अजय विजय के साथ साथ मनोहर, अरे टेम्पो वाला बेचारा का नाम तो अभी तक अक्षरा ने पूछा ही नहीं था। तीनों परिवार के सदस्य बन गए थे। सबों का आना जाना लगा रहता। अब सभी पर्व त्योहार सभी साथ में बनाते। उद्धव भी बिल्कुल सुधर चुका था। अब वो ना ही बोतल को हाथ लगाता और ना ही बोतल पीता और ना ही अपने पीने वाले दोस्तों से दोस्ती ही रखता। उद्धव की पत्नी वंदना भी सुधर चुकी थी। उसने अपने बच्चों के साथ साथ घर की भी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी और बात पे जो लड़ाई करके मायके चली जाती थी भाग के, वो बात पे लड़ाई करके मायके जाना भी उसने अब छोड़ दिया था। नीलम देवी को भी अब आराम मिल गया था। घर में 2 नौकर भी आ गए थे। अब अक्षरा की शादी की बातें हो रही थी। अब अक्षरा के लिए लड़के देखने लगे थे सभी, पर अक्षरा का कहना था कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेती हूँ फिर सोचूंगी। तो देखिए दोस्तों, मेरी ये छोटी सी मोटिवेशनल कहानी रक्षाबंधन आप लोगों को कैसी लगती है। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। मेरे चैनल बिल्कुल डेड पड़ गए हैं दोस्तों। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। सब्सक्राइब करने में आपके कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए
और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी कहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव और थैंक्स फॉर वॉचिंग।